हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल विजय भट्ट क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी क्लास है वो है भूगोल। यानी भूगोल का मतलब है यूपीएससी के जो पेपर है, ठीक है ना। उसमें जो ज्योग्राफी पूछी जाती है साल दर साल, उसका वेटेज क्या रहता है, उसके क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे हम यहाँ पर देखने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने 2025 के पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे ज्योग्राफी के, वो हमने देखे थे। आज हम देखेंगे 2024 के पेपर में जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो भारत के भूगोल की बात करें, चाहे वो विश्व के भूगोल की बात करें, ठीक है। और ये जो हम देखने वाले हैं पेपर, वो 2025 से लेकर पिछले 10 सालों के पेपरों को हम यहाँ पर एनालाइज यानी विश्लेषण करने वाले हैं, ठीक है। आज हम देखेंगे 2024 का प्रारंभिक परीक्षा 2024 में पूछे गए भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रमाणिक संकलन, व्याख्यात्मक हल एवं गहन विश्लेषण यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न आपका पूछा जाएगा विश्व के भूगोल से, यानी लाल सागर की भौगोलिक विशेषताओं को यहाँ पर बताना है। तो निम्नलिखित कथनों पर, ये प्रश्न पत्र सेट संख्या 1 ए से अगर हम बात करें, सेट नंबर 1, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया है, लाल सागर में, ठीक है, लाल सागर में किसी भी रूप में बहुत कम वर्षण होता है, यानी लाल सागर में कम वर्षा होती है। दूसरा है, नदियों से कोई भी जल लाल सागर में प्रवेश नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या बताना है आपको कि इन कथनों पर विचार करना है कि ये दोनों कथन सही है कि दोनों कथन गलत है, ठीक है। तो केवल एक सही है, केवल दूसरा सही है, दोनों सही है, ना तो एक सही है ना तो दूसरा सही है। तो बेटा इसका जो सही आंसर है वो है सी, यानी इसके दोनों के दोनों कथन सही है। लाल सागर शुष्क और मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित है, यानी यहाँ पर वर्षा कम होती है, जहाँ बाष्पीकरण अत्यधिक और वर्षा क्या यानी वर्षा क्या होती है, न्यूनतम होती है। इसके साथ ही इसमें स्थायी तौर पर गिरने वाली कोई भी बारहमासी नदी नहीं है, ठीक है। पहला प्रश्न हमारा क्लियर। दूसरे प्रश्न पर अगर हम देखें, क्षोभ मंडल से संबंधित ये प्रश्न है, ठीक है ना, संबंध धाराएं। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ इसको, ताकि आपको ये चीजें दिखे। ये प्रश्न पढ़ लेता हूँ, फिर मैं कथन को जूम करके समझा दूंगा। कथन नंबर 1 है, भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक होती है, ठीक है। भूमध्य रेखा पर प्रबल संबंध धाराओं द्वारा ऊष्माओं की अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है। अब इसकी जो भौगोलिक कारण आधार क्या है, इसको मैं जूम करके आपको पढ़ाता हूं। चलिए, तो अगर इसको थोड़ा मैं विस्तार से समझूं, भूमध्य रेखा पर अत्यधिक सौर तापन के कारण वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, जिसमें क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर लगभग 18 किलोमीटर तक फैल जाती है। इसके विपरीत अगर हम ध्रुवों की बात करें, तो ध्रुवों पर शीतल सघन हवा नीचे बैठती है, तो जिससे वहां की ऊंचाई केवल 8 से 9 किलोमीटर रह जाती है। यानी जो पहला कथन बेटा हमारा क्या है, सत्य है। क्या है पहला कथन हमारा, सत्य है, ठीक है। अब दूसरे कथन को हम व्याख्या के द्वारा समझते हैं पूरा विश्लेषण से। कथन 2, तीव्र संवहनी धाराएं, ठीक है, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की विशिष्ट विशेषता है। ये धाराएं धरातल की ऊष्मा को वायुमंडल के ऊपरी हिस्से तक अत्यधिक ऊंचाई तक प्रवाहित करती है। यानी कथन दूसरा भी क्या है बेटा, सत्य है, ठीक है। यानी यहाँ पर कथन एक और दोनों सही व्याख्या करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, ज्वालामुखी उद्गार के उत्पाद।
यानी ज्वालामुखी जो उत्पाद होता है तो उसमें क्या क्या चीजें निकलती हैं। तो एक, ज्वालामुखी खंडाश्मी, मलबा, राख और धूल, नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक। तो आपको जो ज्वालामुखी है वो कितना डीप में पढ़ना है वो इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके ऑप्शंस बेटा क्या दिए गए, केवल एक, केवल दो, केवल तीन, ठीक है, या सभी के सभी चार। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, सभी के सभी चार। ठीक है, इस विश्लेषण को आप पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, यानी जो पूछा गया था अगला क्वेश्चन, वो था भारत का प्राकृतिक भूगोल, यानी नदी प्रणालियां, जलप्रपात, ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र के मानचित्र पर आधारित प्रश्न। चलिए, पहला, प्रमुख जलप्रपात और नदियां। यहाँ पर आपको क्या बताना है कि निम्नलिखित सुमेलित युग्मों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। जो धुआंधार जलप्रपात है वो मालवा के पठार यानी मध्य प्रदेश में है। हुंडरू छोटा नागपुर के पठार में है। गरसोप्पा यानी पश्चिमी घाट पर है। तो इसके जो आंसर है यानी ये क्या सही है क्या गलत है, तो पहला नर्मदा नदी पर है, ये भी इसमें दिया गया है। दूसरा सुवर्णरेखा नदी पर है। यहाँ पर जो तीसरा है वो नेत्रावती नदी पर यहाँ पर दिया गया है। तो ये आंसर क्या है, ऑप्शन क्या है, गलत है। तो इसमें कुल 3 युग्म में से केवल 2 युग्म सही है, पहला और दूसरा। ठीक, चले ठीक है। अब जो ग्रीष्म संक्रांति 21 जून को 2 दिन की अवधि, इससे क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको आप थोड़ा समझिए। एक मिनट, यानी जो धूप रहती है वो कितनी रहती है, 12 घंटे तक रहती है। इससे संबंधित प्रश्न क्या पूछा गया था उसको देखिए। चलिए, खगोलीय घटना का यहाँ पर विश्लेषण, यानी प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्नलिखित में से किन अक्षांश यानी अक्षांशों पर 12 घंटे से अधिक की धूप का अनुभव होता है। इसमें दिया गया 21 जून को सूर्य कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर लंबवत चमकता है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध के सभी स्थानों पर दिन की जो अवधि है वो 12 घंटे की होती है। जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं, दिन की लंबाई क्या होती है, बढ़ती जाती है। उत्तर की ओर बढ़ने का मतलब क्या है, अगर हम बेटा भूमध्य रेखा पर अगर हम बात करें तो 12 घंटे धूप रहती है। अगर हम आर्कटिक वृत्त की बात करें तो पूरे 24 घंटे धूप रहती है। वही अगर हम कर्क रेखा की बात करें बेटा तो 13 यानी 13.5 घंटे धूप रहती है। अतः दिए गए विकल्पों में कर्क रेखा और आर्कटिक विकल्प दोनों के दोनों क्या है, सही है। ठीक है, चले आगे। गंगा की जो सहायक नदियां हैं पश्चिम से पूर्व, वो यहाँ पर बताया गया है। और मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया था नदियों में, तो आपको वहां से ये आसानी होगी। गोमती उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से निकलकर सबसे पश्चिम में प्रवाहित होती है। घाघरा नेपाल से निकलकर गोमती के पूर्व में छपरा के पास गंगा में मिलती है। ठीक है। गंडक नेपाल हिमालय से आकर पटना सोनपुर के पास गंगा में विलीन हो जाती है। ठीक है। और कोसी सबसे पूर्व की सहायक नदी है और उसको बिहार का क्या कहा जाता है, शोक कहा जाता है। ठीक है, तो ये थे पूरे के पूरे हमारा पूर्व पश्चिम से पूर्व विश्लेषण। कोई प्रश्न या संशय अगर आपके मन में आता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके सारे के सारे जो भी डाउट्स है उनको दूर करने का प्रयास करूंगा। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा ज्योग्राफी क्वेश्चन पढ़ाए गए, आप इन्हीं टॉपिक को थोड़ा और गहराई से विश्लेषण कीजिए, डीप में पढ़िए। इनके अलावा आप और भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।